हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू एसएससी अभिनव मैथ्स एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से भाई आप लोगों का एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट है। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है उस टाइम पर हमारे मन में डर, घबराहट, हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, स्पेशली खास तौर पे जिनका फर्स्ट डे को होता है। आप सब ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कभी ना कभी। ये चाहे आप अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में हो, अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स में हो, या अब आप अपने किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी सरकारी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। तो आज कुछ उसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। नर्वसनेस जो आपके अंदर है, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छे से कवर करनी है और आने वाली शिफ्ट किस प्रकार से सतर्क हो सकती है, सावधान हो सकती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को नमस्कार, राम राम। भैया कैसे हो? बढ़िया हो? चलिए, त्योहार हो चुका है, राखी रक्षाबंधन आपने खूब अच्छे से मना लिया है। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको आगे की रणनीति रखनी है, क्या आपने, जैसे आप सबको एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा कल सुबह पेपर है, जिनके भी कल पहली शिफ्ट में एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट में है, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़, आज मैं कोई क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं कराने वाली हूँ, लेकिन आज हम उन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यानी कि मैम खास तौर पे घुमा फिरा के वहाँ से सवाल हमें ज़रूर से देखने को मिलते हैं। क्या आप सब तैयार हो? मुझे एक बार जल्दी से बता दो। सबसे पहले बताओ एक बार, आप सभी रेडी हो कि नहीं भाई? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? गुड इवनिंग, नमस्कार जो भी आ चुके हैं। सेशन को पहुंचा देंगे, शेयर कर देंगे। आप कह रहे हैं मैम मेरा एग्जाम नहीं है, जिसका नहीं है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आने वाले एग्जाम्स को टारगेट करे। लेकिन जिनका है ये, उनके लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि देखो भाई, आप पेपर देने जा तो रही हो, आपके साइंस के वेटेज की आपने लगभग अपने सारे सेक्शंस को कवर किया, जिसमें जीएस के सवाल जो हैं इसी के अंदर आपको साइंस देखने को मिलती है। अब मैडम ये जो विज्ञान है, इसके सवाल हम हल्के में ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन आते ज़्यादा मात्रा में और फिर हम परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अब तक आपने जो तैयारी कर ली, जितनी कर ली, बहुत अच्छा है। आपके पास 3 विषय थे, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, अगर मैं पिछला जो आपके अब तक के एग्जाम्स हुए हैं इनको भी अगर एनालाइज किया जाए, तो लगभग ज़्यादा क्वेश्चंस हमें किसके मिलते हैं? आपके बायोलॉजी के मिलते हैं। कि कम से कम 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अगर मुझे दिख रहे हैं तो आपके बायोलॉजी के दिखाई देते हैं। 2 से 3 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं। बचे हुए फिर 1 से 2 सवाल इसके रहते हैं और 1 से 2 सवाल आपको इन दोनों के मिलते हैं। तो लगभग 4-5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन तक आपके साइंस के जीएस सेक्शन के अंदर मिल जाते हैं। जीएस में आपको करंट अफेयर्स भी मिलता है, स्टैटिक जीके भी मिलता है, आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब पढ़ा है, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। जब बात आती है, देखो हमने पूरा सिलेबस कवर किया, हमने ढेर सारे क्विज एंड क्वेश्चंस को किया, लेकिन जब बात आती है ना साइंस की, तो यहाँ लिखा होता है एवरीडे लाइफ कॉन्सेप्ट्स। डेली लाइफ कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर बनते हैं। लेकिन जब भी तुमने प्रीवियस ईयर सेक्शन उठाया, कभी तुम्हें लगा है कि मैम ये सिर्फ डेली लाइफ कॉन्सेप्ट है? वो हमसे टेक्निकल से टेक्निकल चीज़ भी पूछ ली जाती है जो डेली लाइफ में हमें कहीं नहीं दिखाई देती। तो लगभग अगर मैं आपसे बात करूँ कि सिर्फ डेली लाइफ नहीं है, लेकिन हाँ हमारे सिलेबस में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स लिख देंगे या डेली लाइफ साइंस लिख दी जाएगी, इस टाइप से आपका सिलेबस मेंशन होता है। अब आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट के अंदर आपके की पॉइंट्स जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे आपके जीव विज्ञान से संबंधित। देखिए मैं वही कहूँगी जिनका पेपर है, अब आखिरी मोमेंट में पढ़ के तो मैडम कुछ नहीं हो जाएगा। कल सुबह पेपर देने जा रहा हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। अब समय बस इतना है कि याद कर लो कि भैया ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए कि नहीं कर लिए, और उसके बाद खाना खाओ, मस्त आराम से सो, आज नींद पूरी करो। कल सुबह उठ के तुम्हें जाना है अपना एग्जाम देने के लिए। तो अब वो घबराहट, वो नर्वसनेस बहुत नॉर्मल है, सबको होती है। जिसने पढ़ा है उसको ज़रूर होगी, जिसने नहीं पढ़ा उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते। भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं है मैडम, मैं क्या करूँ, मैंने तो करा ही नहीं है आप में से भी कई ऐसे हैं। क्लियर? तो अगर हम बायो के बारे में बात करें तो भाई देखो, बायोलॉजी के अंदर आपको सबसे पहले कुछ टॉपिक्स का मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जिसमें अगर आपने अभी तक विटामिन रिवाइज नहीं किए हैं, विटामिन में क्या, विटामिन के अंदर इनके नाम प्लस इनसे होने वाले रोग, ठीक है, इनसे होने वाले रोग, अगर आपने ये याद नहीं किए हैं तो इनको बहुत अच्छे से रिवीजन अभी भी कर सकते हो। आपको पता है हमारे 2 प्रकार के विटामिन हैं, हमने बहुत अच्छे से इवन थ्योरी में भी कवर किया है इस पार्ट को, और हमने अपने इसमें न्यूमेरिकल्स में भी कवर किया है।
क्वेश्चंस में भी आई मीन कवर किया है, जो सवाल लगाए कि देखो 4 प्रकार के विटामिन हैं, इनके क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज भी अगर तुम्हें लगभग हर चीज़ के समान दिखाई दे रहे हैं कि मैम सब में सब्जी और फल ही आ रहे हैं, तो कुछ के स्पेसिफिक भी बताए थे कि हरी सब्जी पूछ ले तो विटामिन के है, ताज़ी फल पूछ ले तो विटामिन ई दिखाई देता है, खट्टे फल पूछ ले तो विटामिन सी है, दुग्ध उत्पाद पूछ ले तो विटामिन ए है। तो भाई कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट और आवश्यक आपको बताई थी, उनको अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर कवर कर लेना है। इसी प्रकार से इनके नाम, बहुत बच्चे हैं जो सवालों को गलत करके आते हैं। एसएससी एमटीएस हलवा नहीं है, याद रखना। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम का जो लेवल है वो 1 नंबर ऊपर रखेंगे सीजीएल और सीएचएसएल से। क्यों मैडम? क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अच्छे आपके स्तर के पूछे जाते हैं जब हम एमटीएस का एग्ज़ाम देखते हैं। तो भले ही आप कहो कि मैम हम इसमें एलिजिबिलिटी कम है, लेकिन स्टिल जो सवालों को पूछने का स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो सेम चीज़ के आधार पे हम अपने प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को हमें ठीक है, हमें अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। सबको बात क्लियर हो रही है? तो नाम नहीं याद किए हैं तो जनाब ज़रूर से याद कर लेना, ये सारे नेम्स आपके इंपॉर्टेंट है, प्लस इनकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है। जैसे अभी मैं तुमसे पूछ लूँ कि मुझे बताओ विटामिन पी किसे कहते हैं, अब आप बोलोगे मैम पढ़ा तो था, याद नहीं है। कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं याद होगा। ज़रा आंसर करो एक बार कॉमेंट सेक्शन में फटाफट से। जो आ चुके हैं, जिनको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, जिनका एग्ज़ाम है नहीं है, आने वाले अपने शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है, भैया सेशन को एक बार फटाफट से शेयर करके आ जाना, ताकि सभी तक आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर डेफिनेटली पहुँच जाए। बिल्कुल सही। तो भैया आंसर क्या हो जाएगा? पेलिग्रा प्रिवेंटिव हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पेलिग्रा से बचाने वाला जो कारक होता है उसी को हम कहते हैं पेलिग्रा प्रिवेंटिव, और ये किसी और को नहीं, नियासिन को कहा जाता है, विटामिन पीपी। क्यों? क्योंकि पीपी जो है, आई मीन पेलिग्रा जो है, वो नियासिन की कमी से हो रहा है। विटामिन बी3 जब बॉडी में कम होता है तो ये रोग देखा जाता है। तो ऐसे ही आप लोगों ने जितने भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं इनको कवर कर लेना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है। ये सारा चार्ट आपको लिखवाया गया था। बाकी ये पीडीएफ एसएससी अभिनव मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड करवा दूंगी इस सेशन के बाद, तो आप लोग इस पीडीएफ से रिवीजन अपना ज़रूर से कर लेना। एटलीस्ट जो बेसिक की फैक्टर्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, जो अगला आपका टॉपिक बनता है वो बनता है यहाँ से डिजीज़ का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीमारी। तो भाई अगर डिजीज़ से संबंधित सवालों को कर लिए हो तो बहुत अच्छा है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंदर, कि किस बैक्टीरिया से हो रहा है या किस आपके वायरस से हो रहा है रोग, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी लास्ट, हमने 2 दिन पहले भी एक क्लास करी थी जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सवाल किए थे कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम क्या है, मतलब अलग अलग जो हमारे जीनस हैं, जो बैक्टीरिया वायरस हमारे रोगों को कराता है, उनके बारे में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कशन किया था। तो एक बार सभी जितने भी रोग हैं, चाहे वो बैक्टीरिया से हो कि टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, हैजा हो गया, या आपका डिप्थीरिया हो गया, ये सब किससे हो रहा है? ये सब बैक्टीरिया से हो रहा है। यहीं अगर मैं वायरस की बात करूँ तो पोलियोमाइलिटिस वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है। तो कौन सा रोग किस जीवाणु से या किस विषाणु से हो रहा है, ये नाम याद रखें। और किसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे कि गलती से पूछ ले कि भाई विडाल टेस्ट किसका होता है, विडाल टेस्ट किसका होता है, आप बोलोगे मैम विडाल तो मैंने टाइफाइड का सुना था, तो आप आंसर क्या लगा देंगे? टाइफाइड लगा देंगे। चलो बहुत सही आंसर देते हो। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चलो विडाल तक तो ठीक था, मुझे बता दो एलिसा टेस्ट किसका होता है? क्यों भाई, एलिसा टेस्ट किसका होता है? अलीशा नहीं, एलिसा टेस्ट किसका होता है? तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं फैक्चुअल डेटा पे, रटना नहीं है पूरी थ्योरी लेकर के बैठ गए, नहीं, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। अगर पूछे एलिसा किसका है तो आपको पता है कि मैडम ये एड्स नामक बीमारी का पैथोजन यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब सॉरी जो टेस्ट हम करते हैं, जो प्राथमिक टेस्ट हम करते हैं वो यहाँ पे नज़र आता है। तो एलिसा एड्स के लिए है, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए है। ऐसी जितने भी हमारे और अन्य, हम डॉट्स की बात करें, ट्रीटमेंट किसका आता है, वैक्सीन किसकी कौन सी बनती हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लास में कराई गई थी। रिविजन ज़रूर से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा एक तरोताज़ा चैप्टर जो आजकल आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है वो है सेल और आपके प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है। इनसे बड़े बढ़िया वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, एसएससी के द्वारा एटलीस्ट पूछा जा रहा है। जो हमने अभी सीजीएल और सीएचएसएल का पैटर्न देखा तो वहाँ पर ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल मतलब फ्रेश आपके पूछे जा रहे हैं। तो इनसे क्या करना है आपको? एग्जाम्पल्स को याद कर लेना है। जैसे प्लांट किंगडम की बात करूँ तो किसको शैवाल कहा?
लाल शैवाल रोडोफाइसी है, ब्राउन वाली फियोफाइसी है, ग्रीन वाली क्लोरोफाइसी है। क्या एग्जाम्पल्स बनते हैं? ब्रायोफाइट्स में कौन आता है? फर्न्स आते हैं। मॉस कहाँ पर आते हैं? मतलब ब्रायोफाइट्स में मॉस आता है, टेरिडोफाइट्स में फर्न्स आते हैं। तो सबके उदाहरण की, किसको क्रिप्टोगैमस कहा, किसको फेनिरोगैमस कहा, कौन फल फूल दे रहा है, किसके अंदर जड़ तना पत्ती आ रहा है, किसके अंदर नहीं आ रहा है। बेटा ये सारे की फैक्टर्स हैं जो सब क्लास में कराए हैं, इन सभी को अच्छे से एक बार रिविजन कर लेना, वापस से कर लेना, मैं यही कहूँगी। ठीक है, एक क्विक रिविजन आप ज़रूर से कर लीजिएगा जिनका कल एग्जाम है। जो अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ किताबों में, पन्ने पलट लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें जंतु जगत की, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप में से कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इसको इन डेप्थ नहीं पढ़ा है। हमने क्लास में पूरा करवाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक काम जरूर करके जाना, अब एंड मोमेंट पे उठाना मत, नया कुछ भी मत पढ़ना, लेकिन अब एक काम कर लेना, जो पढ़ रखा है उसके एग्जाम्पल्स को रिवाइज कर लेना। जेलीफिश किस में आती है? सीलेंट्रेटा में आती है। ठीक है, टीनिया सोलियम किसके अंदर आता है? कि प्लेटेहेल्मिन्थ में दिखाई दे रहा है या एस्के हेल्मिन्थ में है। एनेलिडा का एग्जाम्पल बता दो, केचुआ आ गया, निरीस आ गया। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स कवर करते हैं, सबसे बड़ा संघ है आपके लोकस्ट है, बटरफ्लाई है, स्कॉर्पियन है, ये इसके अंदर आते हैं सभी। अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूँ तो वो आपके मोलस्का में आते हैं, जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। सॉफ्ट बॉडीड कौन से कहे जाते हैं, या स्पाइनी स्किन, नुकीली सी त्वचा किसकी होती है? काइनोडर्मेटा हो जाएगा। तो इन सभी नामों को एक कॉमन नाम बना करके और उनके एग्जाम्पल्स को याद जरूर कर लेना। स्पंज आ रहा है तो पोरीफेरा के लिए आ रहा है, तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एस्के हेल्मिन्थ, प्लेटेहेल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, ये आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं। फिर आप मछलियों से शुरू करोगे, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, आपके एव्स और मैमल्स, ये सब आपके कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। राइट, तो एक सीक्वेंस पता हो बच्चे को, उसके एग्जाम्पल्स पता हो कि कहाँ पक्षी है, पक्षी की हड्डियाँ खोखली हैं क्यों हैं, हमारे जितने भी स्तनधारी हैं उनकी हड्डियाँ सॉलिड होती हैं क्यों हैं। तो ये छोटी छोटी सी फैक्चुअल डेटाज को आपने क्या कर लेना है? जॉट डाउन कर लेना, अच्छे से एक बार जिसे कहते हैं ना गो थ्रू कर लेना है। तो ये रहा आपका प्लांट एनिमल किंगडम, जिसमें तुम्हें क्या कवर करने हैं? अपने सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर करना है। एंड देन सेल, सेल में खोज किसकी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, और इसके अंदर आपके जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो कि एटीपी बनाता है, पावर हाउस कहलाता है, इन्वर्टर बैटरी दे दे। आत्मघाती थैली लाइजोसोम है, पैकेजिंग का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने के बाद गोल्गी काय को दे देता है, तो गोल्गी काय पैकेजिंग में मदद करता है। लिपिड प्रोटीन्स आपके अंतः ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, अंतःपृथ्वी जालिका बना रही है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसको अच्छे से कवर कर लेंगे आप लोग कि कहाँ कहाँ क्या क्या कॉमन नेम्स आ रहे हैं। तो ये आपका ऊपर से जो हम कह सकते हैं कि भैया मोटा मोटा पार्ट हमारा सारा कवर हो चुका है। तो लगभग बायो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहे, जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, समय मिले तो उनको देख लेना, अदरवाइज वो सब आपने पढ़ा है, समझा है बहुत अच्छे से। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि मैम बात आती है हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की, देखो केमिस्ट्री फिजिक्स कहने को कम संख्या में कम क्वेश्चंस आते हैं इसके, लेकिन हमने तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें नहीं पता हमारी किस्मत में कब चार चांद लग जाए, कब ज़्यादा आ जाए। हमें क्या पता केमिस्ट्री अच्छी आती है और केमिस्ट्री ज़्यादा पूछ ली जाए, या हमें फिजिक्स आती है और फिजिक्स ही ज़्यादा पूछ ली जाए, या हो सकता है वहीं से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो आपको नहीं पता, यू नेवर नो, और आप पढ़ के सब जाएंगे। चाहे तुम्हें हिस्ट्री आती हो ना आती हो, चाहे तुम्हें पॉलिटी आती हो ना आती हो, चाहे फिजिक्स आती हो ना आती हो, तुम्हें पढ़ के सब कुछ जाना है, तुमने छोड़ना कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहला काम ये कर लेना कि जितने भी आपके एसआई मात्रक हैं, जितनी भी इकाइयां हैं जिन्हें हम कहते हैं कि भाई किसकी क्या एसआई यूनिट है, वो आपको पता होनी चाहिए। प्लस अगर हम बात करें आपके इनके यूनिट्स के बारे में, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट जो है वो आसानी से लगा सकते हो। तो आपने फॉर्मूला, यूनिट, किसका क्या मात्रक है, किसकी क्या इकाई है, इससे आप अपने डायमेंशनल विमीय सूत्र को भी निकाल सकते हैं कि मैडम किस प्रकार से देखे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया का फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूला पता है तो मैं इसकी यूनिट भी निकाल सकता हूँ और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ। तो ये सभी एरिया है, वर्क, पावर, एनर्जी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन की कैपेसिटी टू डू वर्क किसको कहते हैं, या अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी, चार्ज को किस में मापते हैं। तो बेटा चीज़ें आती हैं कभी कभी बेसिक से, और हम जब उसी को नहीं पढ़ते और फिर हम सोचते हैं मैम एडवांस कवर कर लेंगे, फिर नहीं हो पाता। तो एटलीस्ट अपना जो नींव है ना उसको मजबूत रखो, और मजबूत नींव के साथ ही अपने सवालों को यहाँ पर आप कवर करें। तो ये फॉर्मूले रहे आपके, मैं ये पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी, एक बार से देख लेना जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखी है,
या जो भी अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं। कुछ और यहाँ पर यूनिट और कन्वर्जन, जिसको नहीं आता कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर है मैडम, कैसे निकालूं, तो कन्वर्जन्स करने हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो इकाई मीटर में हम लेके चलते हैं वो कितनी होगी, 1 पार्सेक कितना होता है, 1 फर्मी, 1 लाइट ईयर, 1 किलोमीटर, सेंटीमीटर, बेटा ये सब चीजें थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। इसी के साथ एक टॉपिक बनता है जैसे EM वेव्स कहते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय जो किरणें होती हैं, जिसके अंदर आपके सभी 7 अलग अलग विजिबल लाइट भी आती है और बाकी की किरणें भी दिखाई देती हैं, जैसे रेडियो तरंगे हैं, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है। तो इनका एक सीक्वेंस ऑर्डर आता है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर आप इस साइड पर आओगे यानी कि रेडियो वेव्स की तरफ आओगे तो आपको जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा दिखाई देगी, और इधर आप अगर कॉस्मिक की तरफ जाते हो, गामा की तरफ, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई दिखाई देती है। तो इनका एक ऑर्डर आ जाता है कि भैया ये बताओ किसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या गामा रेस की ज़्यादा है। तो आपने ऑर्डर याद करना है कि रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्सरे, गामा, कॉस्मिक रे। इसकी ट्रिक भी क्लास में करवाई थी कि रात में आई वो उड़ के एक्स से जी को, है ना। ये सब ट्रिक्स करा रखी है, नई कुछ नहीं है ये तुम अगर रेगुलर बने हुए हो रोज शाम 6 बजे तो आप लोगों ने प्रॉपर अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि हमें नॉन मैकेनिकल के अंदर नजर आती हैं। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बन जाता है, और इसी के अंदर जो हमारी विजिबल लाइट होती है उसमें हमारा विबग्योर बनता है, जिसमें हमें चीजें नजर आती हैं, यानी कि लाइट का वो पैटर्न जहां पर हम देख पाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर आपका 7 रंगों का बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी किसकी फ्रीक्वेंसी और किसकी वेवलेंथ कितनी है, ज़्यादा है, कम है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपने कवर करनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ कन्वर्जन्स भी आते हैं जिसमें टेम्परेचर के इसके डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन ज़्यादा है, किसका कन्वर्जन कैसे करेंगे हम, किस स्केल पे किसको मापते हैं, इनके फॉर्मूले याद रख लेना कि अगर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने को आए तो आपके पास फॉर्मूला है, और केल्विन में कन्वर्ट करने को आए तो भी आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 मुझे प्लस करना पड़ेगा, और अगर मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये रहा आपका फॉर्मूला 5/9 F-32। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले रहे हो ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी पीडीएफ आप लोगों की जो टेलीग्राम चैनल है, अगर किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना, SSC अभिनय मैथ्स। इसका लिंक आपके चैट बॉक्स में पिन कर दिया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग कर लेना। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम रहा। अच्छा, इसी के साथ एक बात और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अगर अभिनव मैथ्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो भाई अभिनव मैथ्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आप लोगों का जो हेल्प 50 है वो यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेबल है, और आज फाउंडेशन 4.0 बैच की बेटा लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। यानी कि जो भी साथी हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं, जिसमें सभी टीचर्स आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं, यानी मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपका CGL प्रीलिम्स प्लस मेंस 2024 को टारगेट करते हुए हम अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए SSC CGL प्रीलिम्स प्लस मेंस का ये बैच आपका लाइव है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जहां पर आपके रजिस्ट्रेशंस आज बंद हो रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप अपने इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हो। जी हाँ, आज रजिस्ट्रेशंस बंद हो रहे हैं, 31 आज आप लोगों का है, तो आज के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो फिर परेशान मत होना, फिर मैसेज कर दो कि मैम क्या करें, अब रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो गए। भैया आज लास्ट डेट है, जिसे भी इनरोल करना है कर सकते हो। बाकी हेल्प 50 आपका जो है वो चालू है, हेल्प 50। ठीक है, हेल्प 50 आप लोगों का एक्टिव है, आप लोग कर सकते हो। तो कुछ ऐसे कन्वर्जन्स अपने को यहाँ पर कवर करने हैं। इसी के साथ देखो, लाइट जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं वापस से कह रही हूँ, फॉर्मूलों पे मत जाना क्योंकि SSC नहीं पूछता इतना,
फॉर्मूलों पे मत जाना, फॉर्मूलों को याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स इतने खास नहीं आते हैं। आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल बेस पे, आपके कॉन्सेप्ट्स पे, आपके एग्जांपल्स पे क्वेश्चंस पूछता है। एप्लीकेशंस बता दो, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज़ करते हो, क्या इसी मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं या इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है। तो जैसे कॉनकेव की बात करें, ये सारी लाइट की रेस को एक जगह एक बिंदु पे लाके क्या कर देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। आपके सर्च लाइट में, टॉर्च में, इसके व्हीकल्स की हेडलाइट के अंदर, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, ईएनटी है या कोई डेंटिस्ट है, उनके पास भी सेम कॉनकेव मिरर लगा होता है। इसके 6 केस आपको दिखाई देते हैं जिसमें इमेज फॉर्मेशन होती है। सब में आपकी नॉर्मल इमेज बनेगी, एक में आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक में वर्चुअल इमेज बनती हुई नजर आती है, बाकी सब में वास्तविक होती है। सोलर फर्नेस पहले भी पूछा गया था, सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर लगा हुआ होता है। तो आपने एप्लीकेशंस पे ज्यादा ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ इनके इस्तेमाल, इनके यूजेस दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर है कि भैया ये गाड़ियों के साइड में रेयर व्यू मिरर के तौर पे, आपके मेट्रो स्टेशन वगैरह में बड़े बड़े जो हमारी इमेज को कर देता है, वहां पर ये लगा हुआ होता है। यहाँ पर इमेज जो बनती है वो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आता है, ये इसका फॉर्मूला है। जहां पर v की बात करें तो ये आपके इमेज की डिस्टेंस है, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस होती है। और u की बात करें तो ये आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और f आपका फोकल दूरी। f क्या है, फोकल दूरी है। तो आयल जस्ट से कि एक बार ना रिवाइज कर लेना, जितने भी अब तक अपन ने फॉर्मूले करे रेगुलर क्लास में, आपके जो भी फॉर्मूले और उनके यूनिट्स में, उनको रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, ये सब इनके साइन कन्वेंशंस वगैरह, मैग्निफिकेशन क्या कैसे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सवाल आ जाए तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का कितना है, एयर का कितना है, डायरेक्ट मतलब जो चीज़ें यहाँ पर हमने लिखी है इनको याद जरूर से कर जाना। तुमने कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ रखे हैं, लेकिन गो थ्रू जरूर कर लेना। अभी इसमें CHSL में भी पूछ लिया गया था, डायमंड के ऊपर क्वेश्चन आया था कि 2.417 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई देता है अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, फिर बात करें ओम साहब के लॉ के ऊपर जरूर क्वेश्चन बनता है। यहां से आपका सीरीज और पैरेलल सर्किट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। सीरीज सर्किट में लगाऊंगा रेजिस्टर, पैरेलल में लगाऊंगा तो क्या क्या फॉर्मूला होगा। सीरीज में आपको पता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में लगाओगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लग जाता है। जब हम कुछ रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में लगा रहे हैं या पैरेलल में लगा रहे हैं, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन सकता है। बाकी आपको पता है V बराबर IR जो है वो हमारा ओम साहब का दिया हुआ सिद्धांत है। कोई भी एक वेरिएबल आपसे पूछ लिया जाएगा, 2 आपको पता होंगे, तो इस फॉर्मूले से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई ओम कहते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है जिसको हम ओम नाम से यहाँ पर जानते हैं। आवाज सबको साफ आ रही है। और एमीटर, वोल्ट मीटर, करंट को मापने की बात आएगी, एमीटर मापा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को माप रहा है। तो डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को एक बार क्या करोगे, इस पूरी PDF को मैं आपको लगा के दे दूंगी, इसको अच्छे से याद जरूर कर लेना। केमिस्ट्री की बात करी जाए, ओहो हो कौन आ गया, मतलब मैम केमिस्ट्री के अंदर अगर ये ना आए तो ज़माना ऐसा हो जाता है कि भैया केमिस्ट्री नहीं है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर हमें पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से बढ़िया से रिवाइज कर लेनी है। पूरी ट्रिक्स बताई थी कि कहाँ से हफ्ता मांगना है, ठीक है, किसको फेविकॉल छूने से मना करना है, ये सारी ट्रिक्स बताई थी कि नहीं बताई थी कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल मत छूना, ला हफ्ता वरना रे उधर पिटाई और होगी। ये सब क्या कर लेना है, अच्छे से कर लेना है कि यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर आग में कूद जाओ भाई। फिर उसके बाद सुनो, ये तो तुमने कर लिया, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक, इन्हें ट्रांजिशन कहते हैं। इनकी बाहरी 2 कक्ष खाली होती हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड होती हैं। इधर के सारे पी ब्लॉक वाले दिखाई दे रहे हैं। पी ब्लॉक में अगर हम ग्रुप नंबर 15 को कहें निकोजन, 16 को कहें चाल्कोजन, 17 को कहें हेलोजन, 18 नोबल इनर्ट गैसेस कहलाई जाती हैं, हीलियम से लेकर के आपकी आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन तक। साथ ही साथ में रेडॉन रेडियो एक्टिव दिखाई देता है, इसको छोड़ के बाकी सारी नॉर्मल होती हैं। साइड में एस ब्लॉक दिखाई दे रहा है। तो पीरियोडिक टेबल बढ़िया से चमका लेना। दीवारों पे लगाने को भी बोला था, जिसने लगाई होगी बहुत अच्छी चीज़ है, इसने नहीं लगाई अब कर लेना इसको रिवाइज, राइट, अच्छे से कर लेना। एटॉमिक नंबर्स याद है कि नहीं, अभी भी नहीं करे हो तो 1 से 30 तक के लिए बोला भी था आपसे, एटलीस्ट 1 to 30 तक याद कर लेना, ताकि कुछ क्वेश्चंस तो आसानी से आप कर ही पाओ। इसके अलावा कौन सी चीज़ कितने ज़्यादा अबंडेंस में पाई जाती है बॉडी में बात करें तो ऑक्सीजन
आपकी कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर में कितना होता है, कि नाइट्रोजन की बात करें 78% है, ऑक्सीजन 20% है। तो मतलब ये जो आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं इनका क्या क्या परसेंटेज होता है, क्या रेशियो होता है, इन सभी चीज़ों को आपने क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित, कि किसकी खोज किसने करी थी, गलती से चार्ज पूछ ले, किस पे पॉजिटिव है, किस पे नेगेटिव है, किस पे न्यूट्रल है, किसने किसकी डिस्कवरी करी थी, किसके ऊपर कितना मास और चार्ज उपस्थित होता है। क्योंकि 1 से लेकर 30 तक के जो एटॉमिक नंबर्स हैं, इनके नंबर्स अगर आपको याद हैं तो इनकी कन्फिग्रेशन, इनका जो फॉर्मूला बन जाता है, इनकी जो कन्फिग्रेशन बनती है वो इंपॉर्टेंट रहती है, कि आपके आउटर मोस्ट शेल में कितने आ रहे हैं। और जब आउटर मोस्ट शेल देख लेते हो तो वहीं से आप वैलेंसी कैलकुलेट कर लेते हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हो कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर 4 तक हैं तो 4 वैलेंसी है, 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस कर दोगे, अगर ग्रेटर देन 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस, मतलब हम 8 में से माइनस करके तब इसको निकालते हैं कि 8 में से 5 है, 6 है, 7 है। क्लियर? तो भाई ये काम अच्छे से कर लेना, तुम लोग करते नहीं हो वो बात अलग है। एक आती है रिएक्टिविटी की सीरीज, इस सीरीज का रिवीजन करेंगे आप लोग। मिस्टर पीएसबीसी मजेंटल, छोटे मास्टर सरक गए, आ रहा है याद कि नहीं? सेशन को एक बार शेयर कर दो जल्दी से, मतलब मैम सवाल तो होते ही रहते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ों को ध्यान से भी सुन लेना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज जब हमने पोटेशियम सोडियम तहलका मचा देते हैं, पानी में डाल दो, हाईली रिएक्टिव है ये, और यही बेचारा सोना शांत रहता है, सालों साल पहन के रखो कोई मतलब ही नहीं है। सो इनको हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है, मुख्य तौर पे जो, जिन्हें हम बेसिकली ये कहेंगे कि ये हाईली रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। ये हाइड्रोजन जनाब है और इसके नीचे छोटे मास्टर सरक गए। तो रिएक्टिविटी ऊपर जाने पे बढ़ रही है आपकी, नीचे आएंगे तो ये बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव नजर आते हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड। जी हाँ, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं। एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, कहाँ आपका एटम का रेडियस बढ़ रहा है, इस साइड पे बढ़ेगा, हो जा भाई, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे नॉन मेटल्स उस साइड ज्यादा है तो मेटल्स इधर ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिविटी, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ये सब आपके इस साइड ज्यादा है। फ्लोरीन जिसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद को स्टेबल कर लेगा, खत्म कहानी। जिसे जो करना है वो करो। ग्रुप नंबर 17 में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये फ्लोरीन वाला जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ बैठा होता है ग्रुप 17 में। ठीक भाई, ग्रुप नंबर 17 में। इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें याद कर लेना जिन्हें हम एसिड और बेसिस कहते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ कहाँ डिफरेंस दिख रहा है, और किस किस चीज़ों में आपके सबसे ज़्यादा एसिड या बेस पाए गए हैं, किस में किस नाम से हैं, कि इमली में क्या है, अंगूरों में क्या है, दही में क्या है, साबुन है, सर्फ है, इनके अंदर कौन से बेस हैं। तो एसिड बेस की ये पूरी टेबल एक बार गो थ्रू कर लेंगे आप लोग। खट्टा फल है तो इसके अंदर क्या होगा, मीठा है तो इसके अंदर क्या होगा। और रही बात कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, तो केमिस्ट्री और फॉर्मूले ना याद हो कि बेकिंग सोडा का और आपका वॉशिंग सोडा, पीओपी, जिप्सम, एलम, फिटकरी, ये सब क्या होते हैं। तो गाइज ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चार्ट रहा, इसको कर जाना। मतलब इतनी चीजें ये मान के चलो कि मैम ये हमारा एक बेस सेटअप कर देगी, उसके बाद फिर और भी चीजें हमने जो पढ़ी हैं वो तो खैर करा ही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपके डायरेक्ट जो की पॉइंट्स हैं वो ना भूलो, कि अगर सीधा सीधा सवाल आ गया और मैं 10 दिन पहले पढ़ा था उसको मुझे याद ही नहीं है, तो वो चीज़ आपकी मिस ना हो। जस्ट फॉर दैट आप लोग इस पार्ट को अच्छे से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। क्यों भाई, किसी को कोई समस्या लग रही है तो मुझे एक बार जल्दी से बताओ। ये कुछ ओर्स के नाम हैं आपके, ठीक है। और इसी के साथ जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, इसके अंदर अल्कोहल पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH का ग्रुप। पहला कंपाउंड मीथेनॉल, फिर इथेनॉल बनेगा, जो IUPAC नाम हम इसका देते हैं। नेक्स्ट बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, मीथेनॉइक, इथेनॉइक बनाता है, COOH का ग्रुप लग जाता है, एंड में लगता हुआ दिखाई देगा। यहाँ बात करेंगे CHO की, हमेशा कहाँ दिखेगा, बिल्कुल एंड में। मतलब कोई भी कार्बन की चेन लग रही है तो इसके लास्ट में ही आपको ये CHO का जो ग्रुप है वो यहाँ पर लगता हुआ नजर आता है, हमेशा एंड में आपको ये दिखाई देगा। और साथ साथ में पहला कंपाउंड मीथेनॉल, दूसरा इथेनॉल बन जाता है, यानी कि एसिटल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ऐसे अगर कीटोन की बात करूं तो कीटोन हमेशा कहाँ लगता है, मिडिल में लगता है, ऑलवेज इन दी मिडिल। इसमें पहला कंपाउंड 3 कार्बन के साथ बनता है, CO का ग्रुप होता है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन दूसरी साइड पे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ कार्बन की चेन चला दो
और यहाँ कार्बन की चेन चला दो, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा आपका, एक कीटोन बन जाता है। तो भाई ये बेसिक बेसिक चीज़ें कर लेना ताकि अच्छे से आपका जो एग्ज़ाम है समस्याएं ना लेकर आए। ठीक है, और आप भी इसको आसानी से यहाँ पर कवर कर पाओ। कोई डाउट किसी को? बाकी देखो एक ही चीज़ बोलूँगी आज के सेशन में, ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इस इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने रिवीजन पे ज़रूर से ध्यान रखना। लगातार आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके क्वेश्चंस को किया है, तो हमारी भी एक यही आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप लोग उस पार्ट को जहाँ गलतियाँ करी हैं, जो मैं तुम्हें डे 1 से कह रही थी कि अपनी गलतियों को सुधारो, वो काम ज़रूर करना। बाकी कहते हैं कि मेहनत जो है वो मेहनत आपने करनी ही करनी होती है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्मार्टली करो वो ज़्यादा अच्छा है, स्मार्टली करो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर से अपनी तैयारी को करें बढ़िया तरीके से, एंड आई रियली होप एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका एग्जाम सभी का बहुत अच्छा हो। देखो मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, एक सेकेंड। तो बहुत अच्छे से आप लोग बस इस चीज़ को यहाँ पर करें। और हाँ, आपका आज फाउंडेशन 4.0 जो बैच है इसकी लास्ट डेट है भाई। फाउंडेशन 4.0 के लास्ट रजिस्ट्रेशन आज हो रहे हैं 31 अगस्त को। तो आप सब भी जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी में बढ़िया तरीके से चार चांद लगाएं। अपने कंप्लीट एसएससी अभिनव मैथ्स टीम के साथ जुड़ करके आप भी अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर सीजीएल मेंस का करना चाहते हो तो मेंस भी आप लोग का जो बैच है वो चल रहा है। इसी के साथ एक बात और यहाँ पर बता दूं कि आपकी हेल्प 50 एक्टिव है। आप डिस्काउंट पाने के लिए जो अपना हेल्प है आपकी वो हो जाएगी यहाँ पर। आप सभी लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और कोई भी डाउट रहता है तो आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जुड़ करके आप चीज़ों को बता सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे कल। एग्जाम सेंटर जिनका भी नोएडा में है वहाँ पर अभिनव मैथ्स टीम आपकी पहुँच रही है, तो ज़रूर से मिलिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच।